ओके, सो लास्ट क्लास में हमने इक्विलिब्रियम डिस्कस कर लिया था, स्टेबल, अनस्टेबल और आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो अनवी, मुझे प्लीज याद दिलाओगी जरा सा स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम? सर, जिसमें फोर्स जीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और जो डी स्क्वायर अपॉन यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर वो नेगेटिव होता है। और फिजिकली आप क्या समझते हो स्टेबल इक्विलिब्रियम से? सर, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन से हटाएंगे तो वो वापस अपनी रिगेन कर लेगी पोजीशन। दैट पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। वेरी गुड। नेहा, व्हाट इज अनस्टेबल? नोहा, व्हाट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? कैसे डिसाइड करोगे वेदर अ गिवन इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल? So, unstable equilibrium is the one in which the force is zero, potential energy is maximum, and the second derivation is greater than zero, and the body does not regain the position, its equilibrium position when being disturbed. So the next is the explanation. Like we did stable, unstable and neutral equilibrium. ये जो मैंने conditions लिखी थी, particularly ये condition कि minimum होगा तो stable है, maximum होगा तो unstable है। उस condition का explanation हमने नहीं दिया था, वो explanation discuss करते हैं। एक चीज और important है explanation के लिए याद रखना, force is minus of du over dr। एक बात बताओ, अच्छा इसमें कोई physics यूज नहीं होगी, बहुत सिंपल कॉमन सा लॉजिक यूज होगा कि मैं आपसे कह रहा हूँ ये प्लेटफॉर्म है, फ्लैट सरफेस, यहां मैंने एक बॉडी रखी, इस बॉडी मैंने इसको यहाँ डिस्टर्ब किया, और ढंग से देखना, मैं आपको दो एग्जांपल्स दे रहा हूँ, और जैसे ही आप इसको पोजीशन बी पर डिस्टर्ब करते हो, इस पर एक फोर्स एक्ट कर रही है टुवर्ड्स इट। आप इसे एक पोजीशन सी पर डिस्टर्ब करते हैं और इस पर एक फोर्स एक्ट करने लगती है, दैट्स अगेन टुवर्ड्स इट। और एक ये कंडीशन, दिस इज ए, आपने ए से इस बॉडी को बी पे डिस्टर्ब किया, फोर्स लेफ्ट में एक्ट करती है। आपने बॉडी को ए से लेकर सी पर डिस्टर्ब किया, फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करती है। आपको सिर्फ ये बताना है कि किस केस में स्टेबल है, किस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। सो ये मुझे कौन बताएगा? उन्हीं मुझे बताओगे ये वाला जो केस है, ये पर्टिकुलर केस, दिस इज केस ऑफ स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। केस वन, केस टू। हाँ जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? उन्हीं से कोई आंसर नहीं है। असीम, तुम बताओगे? दिस इज केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, फर्स्ट वाला, और अनस्टेबल। फिर से रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। एट पॉइंट ए, दिस इज योर बॉडी एट पॉइंट ए, आपने ए से बी पर डिस्टर्ब किया। जब आपने इसको बी पर रख दिया तो एक फोर्स एक्ट कर रही है टुवर्ड्स ए, बॉडी को सी पर रख दिया। ए पे फोर्स लगाया पहले, इस फर्स्ट केस में किस पे लगाया? पॉइंट ए दिख रहा है आपको? यस सर। आपने बॉडी को रखा पहले ए पर, ठीक है, फिर आप इस बॉडी को उठाकर बी पर ले जाते हो। यस सर। तो बॉडी पर जो फोर्स लग रही है, कोई भी लगा रहा हो, फोर्स ए की तरफ लग रही है। जी सर। फिर आप इसको उठाकर सी पर ले जाते हैं, जो फोर्स एक्ट कर रही है वो ए की तरफ एक्ट कर रही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल, अनस्टेबल? सर इसमें स्टेबल लग रहा है मुझे। स्टेबल लग रहा है सर, न्यूट्रल जो था ना। अच्छा, अक्षत तो था नहीं लास्ट क्लास में। और सेकंड में क्या किया आपने? सेकंड केस में आप देखिए, जरा देखिए यहाँ से क्या दिख रहा है आपको? बी पॉइंट पर फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है? सर फोर्स दिख रहा है एरो? यस सर, दिख रहा है। और यहाँ भी दिख रहा है। जी हाँ बताइए, और सेकंड कैसा लग रहा है आपको? स्टेबल, अनस्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल। यशिका बताओगे केस वन और केस टू में कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है? Sir, first one is stable and second one is unstable. वेरी गुड, तीनों का आंसर सही आ रहा था। नोहा का भी सही है, असीम भी सही बता रहा था, यशिका का भी सही।
सो अगर फोर्स पॉइंट ए की तरफ एक्ट कर रही है, दैट मीन्स आप बी पर लेकर जाओगे तो बॉडी दोबारा ए पर आ जाएगी, सी पर लेकर जाओगे तो दोबारा बॉडी ए पॉइंट पर आ जाएगी, स्टेबल। लेकिन यहाँ अगर आप बी पर लेकर गए तो बॉडी दोबारा ए पर नहीं आएगी, इट विल मूव अवे फ्रॉम इट। सी पर लेके गए तो दोबारा ए पर नहीं आएगी, इट विल मूव अवे फ्रॉम इट। दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज स्टेबल एंड दिस इज अनस्टेबल। सो फ्रॉम ग्राफ आप देखो, अगर मैं आपको एक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ प्लॉट करके दे रहा हूं, दिस इज पोजीशन एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। मैंने आपको ये ग्राफ दे दिया, मैं ग्राफ में अलग अलग पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं। दिस इज पॉइंट ए, दिस वन इज पॉइंट बी and this one is point C. So मुझे बता सकते हो, कौन बताएगा यहाँ पे? नम्रा, पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मिनिमम और मैक्सिमम? minimum. Potential energy is minimum, that means it will corresponds to equilibrium, stable equilibrium or unstable equilibrium? Stable. Point B पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? Maximum. So when potential energy is maximum, this is case of stable or unstable? Unstable. Unstable. और C पर देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, वेरी कर रही है, कांस्टेंट? Constant. कांस्टेंट का क्या मतलब है? Neutral. This is the case of neutral equilibrium. अब मुझे सिर्फ ये आपको शो करके दिखाना है कि ओके, A पर इक्विलिब्रियम स्टेबल है, B पर अनस्टेबल है और C पर न्यूट्रल है। इन डेफिनेशन से तो आप जानते हो कि अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबल, मैक्सिमम है अनस्टेबल, कांस्टेंट है तो न्यूट्रल। उसी चीज को मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं। देखिए, यस, पोटेंशियल एनर्जी U simply means potential energy. U potential energy. So देखो, पॉइंट ए पे अगर मैंने इस बॉडी को डिस्टर्ब कर कर यहां ले गया, दिस इज, लेट्स से इसे आप मान लो A1। सो अगर मैं A से A1 पर गया, मुझे बताओगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? A to A1 इस रीजन इंक्रीज। Increase. पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो du/dx कैसा है, इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव? पॉजिटिव। इट्स इंक्रीजिंग, सो du/dx इज पॉजिटिव। अगर du/dx इज पॉजिटिव तो फोर्स कैसी होगी? देखो, फोर्स इज नेगेटिव ऑफ du/dx। फोर्स कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। नेगेटिव। फोर्स नेगेटिव होने का मतलब है कि ये ऐसा A क्यों होता है वैसे? जी, सर ऐसा क्यों होता है नेगेटिव? ये डेफिनेशन है इसमें। ओके सर। सो A पॉइंट है, आपने इसको जैसे यहाँ रखा, फोर्स एक्ट करी which is acting towards the negative x-axis, ये फोर्स एक्ट कर रहा है। दिस इज पॉइंट A। एक और देखो, मैंने यहाँ रख दिया बॉडी को A2 पॉइंट, दिस इज पॉइंट A। सो जैसे आप इसको A2 पॉइंट के ऊपर उठाकर रखोगे, अब आप देखो A2 से जब आप A जा रहे हो, A2 टू A, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? यहाँ A2 से जब आप A जाओगे, क्या लग रहा है, इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? सर पहले A2 से A डिक्रीजिंग। डिक्रीज हो रही है। So du/dx is negative. du/dx is negative means जब आप फोर्स लेंगे तो फोर्स इसका भी नेगेटिव होगा, फोर्स विल बी पॉजिटिव। जैसे आप यहाँ रखोगे, फोर्स पॉजिटिव हो जाएगी। फोर्स पॉजिटिव होने का मतलब है इट विल एक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये फोर्स का डायरेक्शन। सो कैसा केस है, स्टेबल और अनस्टेबल? फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स पॉइंट ए, कहीं भी जाए, देखो फोर्स पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव मींस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्ट कर रहे हैं। सो दैट मींस दिस इज द केस कोरिस्पोंडिंग टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये वाला जो केस था, दिस वन कोरिस्पोंड्स टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
अब ऐसी अगर यहाँ लोग है ना तो सेम लॉजिक से फोर्सेस आपको खुद देखेगा तो कौन सा वाला अनस्टेबल बोला भी आपने? जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ओके। और ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा जहाँ ये कांस्टेंट होगा। चलिए इसको लिख लीजिए था, डू न्यूमेरिकल्स ऑन इट। सर थोड़ा रिवाइज कर दो सर, मेरा नेटवर्क। सो मैंने सिर्फ ये बताया जो स्टेबल और अनस्टेबल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सिर्फ उसी को किया। दिस इज पॉइंट ए, यहाँ बॉडी रखी हुई है एट पॉइंट ए। अगर मैं बॉडी को ए से डिस्टर्ब कर सी पर ले जाता हूँ और फोर्स ए की तरफ एक्ट कर रही है, दैट मीन सी पर डिस्टर्ब कर ले भी गया तो फोर्स दोबारा बॉडी को ए पर ले, बॉडी को मैं बी पर लेकर जाता हूँ, फोर्स अगर फिर से ए की तरफ एक्ट करे, डिस्टर्ब कर अगर बी पर ले गया बट फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स यू। दिस इज द केस ऑफ स्टेबिलिटी, फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ऐसे यहाँ देखो, अगर ऐसा हो जाए कि मैं ए से सी पर लेकर गया और फोर्स राइट में एक्ट करी, फिर मैं ए से बी पर लेकर गया, फोर्स लेफ्ट में एक्ट करी, मींस फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो से आप कहोगे दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, फोर्स हमेशा मीन एक पॉइंट की तरफ एक्ट करेगी तो स्टेबल है, दूर जाएगी तो अनस्टेबल। सो यहाँ मैंने पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ ड्रॉ किया। पॉइंट ए के कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। यहाँ देखो ग्राफ में बी के कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, सी के कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। सो ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इफ इट इज मिनिमम देन स्टेबल, इफ इट इज मैक्सिमम देन अनस्टेबल, कांस्टेंट तो न्यूट्रल। सो बहुत क्लियर है दैट ए कोरस्पॉन्ड्स टू पॉइंट position of stable equilibrium, this corresponds to unstable equilibrium and this is neutral equilibrium. अब मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वाला केस बेसिकली ये वाला केस, तो ये ऐसे डिसाइड करते हैं। मैंने यहाँ बॉडी को शिफ्ट कर दिया A1, so when you're moving from A to A1, change in potential energy is positive. Change in potential energy is positive, that means your force is negative. ऐसी मैंने बॉडी को A2 पर शिफ्ट कर दिया, A2 पर शिफ्ट करते ही अगेन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, A2 से A जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, फोर्स पॉजिटिव। अगर आप A2 से A जा रहे हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, फोर्स आपकी पॉजिटिव, फोर्स पोटेंशियल एनर्जी चेंज के नेगेटिव होती है। सो फोर्स नेगेटिव है, दैट मींस इट्स एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर फोर्स पॉजिटिव है, दैट मींस इट्स एक्टिंग टू द राइट हैंड साइड। फोर्स हमेशा पॉइंट ए की तरफ एक्ट कर रही है तो स्टेबल। यस असीम। सर जब A2 से A जा रहे हैं तो नेगेटिव क्यों होगी? एक बार तो नीचे जा कम रहे हो रही है ना, हो गए, A2 से तो A फिर कम हो रही है। ऊपर जा रही है। मैं तो अभी सिर्फ A2 से A की बात कर रहा हूँ, A से A1 तो डिस्कस कर चुके हैं। सो ये एक्सप्लेनेशन था, जो कुछ भी मैंने ऊपर लिखा था उसका एक्सप्लेनेशन है। और कभी कभी ये कर्व आ जाता है आपके पास एग्जाम में और कहता है ओके बताओ वो पॉइंट्स व्हिच कोरस्पॉन्ड्स टू स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है देविन, मैं शेयर कर दूं। देविन चाहे तो आप रीनेम कर लें। देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चंस देखिए, अक्षत वेडनेसडे कहाँ थे आप, क्लास में नहीं आए थे?
अक्षत, मैं स्कूल का एनसीसी का कुछ था। तुम्हारी बहुत छोटी मिनट है। सो आपने पोटेंशियल एनर्जी पूरा मिस किया। सर यस, क्वेश्चन लिखिए, साथ में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिख लिया? क्वेश्चन लिखा आप सबने? अनवी, अक्षत? Yes, sir. यस सर। ओके, सो अब ना थोड़ा थोड़ा सब सॉल्व करते हैं। अनवी, मुझे प्लीज बताओ, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, हम फोर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। सो अगर आपको कहीं पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन गिवन है, वहां से फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे? Sir, minus du upon dr. यस, माइनस डी ऊपर डी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज a by r स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो a r to the power -2 माइनस b r to the power -1। सो आप लिख सकते हैं जो फोर्स होगी, दैट्स माइनस ऑफ du over dr। So it's minus of d over dr of potential energy, which is a r to the power -2 minus b r to the power -1। So जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये होगा -2a r to the power -2 -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस b r to the power, that's derivative nx to the power n -1। सो ये हो गया आपका, इट्स 2a r to the power -3, इस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस b r to the power -2। ये फोर्स का एक्सप्रेशन है। आप फर्दर और सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये आ जाएगा 2a by r क्यूब माइनस b by r स्क्वायर। तो ये फोर्स आ गया। अच्छा, अब मुझे अक्षत बताएगा। अक्षत, फोर्स तो कैलकुलेट कर लिया, मैं कह रहा हूँ दिस इज एन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है? फोर्स इक्वल
फोर्स कितना होगा अक्षर? 0. इक्विलिब्रियम में फोर्स वुड बी इक्वल टू 0. तो आप इसे लिख सकते हो इट्स 2a by r cube minus b by r square is equal to 0. इसे राइट में ले जाइए, इट्स 2a by r cube प्लस is equal to b by r square. राइट में अगर ले जाओ, सो ये स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हुआ, सो वी आर लेफ्ट विद 2a by r is equal to, so यहाँ से r मिल गया, r is 2a by b now. So this is the position of equilibrium. So ये वो पोजीशन है जहां ये बॉडी इक्विलिब्रियम है, तो a by b पर बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा. चलिए लिखिए, फिर चेक करेंगे whether this equilibrium is stable or it's unstable equilibrium. इतना लिखिए. सर आप मुझे ये बता दीजिए इसकी स्टार्टिंग कैसे करी? भी पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है आपको, जी सर. फोर्स होता है, इसको डिफरेंशिएट कर कर आता है. जी सर, तो ये मैंने मुझे उसमें differentiate- पड़ेगा कि फोर्स से ये आता है, तो बिल्कुल. हम इससे ओके सर. सर ये आर क्या है? पोजीशन. कोई अक्षत यहां तक हुआ? Yes, sir. सर ये जो स्टेबल और अनस्टेबल वाला पार्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. कौन सा एग्जाम? टर्म 1. स्कूल ये एनसीईआरटी में गिवन है. ओके सर. ओके, सो दिस इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. इस पोजीशन पर ये बॉडी इक्विलिब्रियम होगी आर की इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए. अब मुझे डिसाइड करना है whether this equilibrium is stable or unstable. यशिका मुझे बताओगी कैसे डिसाइड करेंगे whether this equilibrium is stable or unstable. ये तो पता चल गया कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, अब ये डिसाइड करना है कि इक्विलिब्रियम एक्चुअल में स्टेबल है या अनस्टेबल है. यशिका कैसे डिसाइड करेंगे? सर जब अगर हम इसे सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो जो आएगा रिजल्ट, अगर वो 0 से छोटा होगा तो वो अनस्टेबल होगा, नहीं तो वो Stable होगा. स्टेबल होगा, और अगर वो 0 से बड़ा आएगा तो अनस्टेबल होगा. वेरी गुड. सो दैट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव. हाँ, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है. इट्स ये जो आया था -2ar to the power -3 plus br to the power -2. सो du over dr आ गया आपके पास -2a r to the power -3 plus br to the power -2. पुनीत मुझे इसका सेकंड डेरिवेटिव बताना शुरू करो एक बार, और जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? Sir, minus of
सर इसमें पूरा में माइनस होगा? नहीं नहीं, पूरा माइनस नहीं है, सिर्फ इसको डिफरेंशिएट कर, इसको एक बार आर की सर रिस्पेक्ट तो में फिर 6 AR 6 AR पावर -4 माइनस -2BR raised to the power -3। -3। तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब आपको चेक करना है कि ओवर दिस पॉइंट r इज इक्वल टू 2a/b, ये स्टेबल आता है, मतलब ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। तो आप यहाँ पे जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इंस्टेड ऑफ r ही सब्स्टिट्यूट कर दो। तो d2u over dr square is 6a, इंस्टेड ऑफ r आप ये सब्स्टिट्यूट कर दो, इट्स 2a/b to the power -4 minus 2b, it's 2a/b to the power -3 now. So it's d2u over dr square, which is 6a, 2a/b का इनवर्स कर दीजिए, it's b/2a to the power 4 minus 2b, it's b/2a का क्यूब हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, this is 6a, so it's b to the power 4 by 16a to the power 4 minus 2b, it's b cube by 8a cube. So this will be, so a और a to the power 4 will cancel out, cube हो जाएगा, so it's 6t to the power 4 by 16a cube minus 2b to the power 4 by 8a cube. So yeah, it's 2b to the power 4 by 16. अब देख लीजिए, ये टर्म ग्रेटर देन 0 आ रही है, पॉजिटिव है ना। ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, स्टेबल और अनस्टेबल, क्या लगता है? Unstable. सो ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी लेंथी हो जाती हैं, बट इन जेईई मेंस ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी देगा और आपसे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पूछेगा। सो याद रखना है कि सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो उसमें बहुत इंफॉर्मेशन होती है। पोटेंशियल एनर्जी में फोर्स की इंफॉर्मेशन होती है, पोटेंशियल एनर्जी में इनफैक्ट ये भी इंफॉर्मेशन होती है कि टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कैसा। पर्टिकुलरली इन मैकेनिक्स पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन बहुत बहुत काम का फंक्शन है। चलिए इतना लिखिए, फिर हम ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टार्ट करते हैं। इतना लिखिए, कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए। असी डबल डिफरेंशिएशन, नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं है, जो आंसर आया उसे एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं और कुछ नहीं। जो आंसर आया ना डिफरेंशिएट करके, उसे एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, बस इतना सा। इतना लिखा आपने, स्क्रॉल करूं इसे? अच्छा अच्छा।
नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन में सबसे पहला आता है मैकेनिकल एनर्जी। पहले तो आप ये समझो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। So mechanical energy is simply the sum of kinetic energy and potential energy. हम total energy नहीं ले रहे जिसमें आप light energy, sound energy, heat energy सब को add करो, हम सिर्फ mechanical energy ले रहे हैं। इसको E से represent करते हैं। This is just the sum of kinetic energy plus potential energy. This is mechanical energy. The sum of kinetic energy और potential energy को mechanical energy कहते हैं। अब आपको चाहिए conservation of mechanical energy. Conservation of mechanical energy. देखो, जस्ट लाइक वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बड़ा हैंडी टूल है फिजिक्स में टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो देखिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का क्या मतलब है। अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होने के लिए कंडीशन है कि आपके सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस होनी चाहिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आपके सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। सो नोहा, मुझे बताओ कि कोई एक एग्जांपल कंजर्वेटिव फोर्स का, any one example of conservative force. Gravity is one example of conservative force. सिर्फ conservative forces हो, non conservative forces now. कोई एक example बताओ नोहा, non conservative force का। Which one नोहा, कोई example? Non conservative force, friction। So conservation के लिए only conservative forces should present in the system. सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस हो आपके सिस्टम में। डिसिपेटिव फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन शुड बी एब्सेंट। तो आपके सिस्टम में डिसिपेटिव फोर्सेस लाइक वो फोर्सेस जिनकी वजह से आपकी एनर्जी का लॉस हो सकता है, ये आप कह सकते हो कि ये विस्कोसिटी हो गया, फ्रिक्शन हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये एब्सेंट है अगर ऐसा। सो एनर्जी कंजर्व होगी। एनर्जी कंजर्व होने का मतलब है इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी would be equal to the final mechanical energy. So initial जो mechanical energy होगी, that is the sum of initial kinetic energy plus initial potential energy. अक्षत, final mechanical energy क्या होगी अक्षत? अक्षत, final mechanical energy क्या होगी? बीच में कहाँ गायब हो जाता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आप सब कुछ राइट में ले जाइए, तो ये हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इट्स फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। Final potential energy minus initial potential energy is change in potential energy. This is equal to. इस स्टेटमेंट को भी आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहते हो, ये स्टेटमेंट भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। मोस्टली न्यूमेरिकल्स में हम इसे यूज करें, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब इसके बाद एक कंडीशन और आती है, देखो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है ही नहीं आपके सिस्टम में, तो एनर्जी कंजर्व्ड है, दोनों इक्वेशंस आप यूज कर सकते हैं। लेकिन बाय चांस वो आपसे कहता है अच्छा फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है, अगर वो कहता है अच्छा आपके सिस्टम में ना डिसिपेटिव फोर्सेस प्रेजेंट है, लाइक फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे? तो आप ऐसे लिखोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब एनर्जी कंजर्व नहीं है, आपकी एनर्जी को लॉस हो रहा है, बट वो लॉस वर्क डन की फॉर्म में जा रहा है।
तो आप ये यूज कर सकते हैं. So अगर आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है तो यूज दिस रिलेशन. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 2 यूज करो. लेकिन अगर फ्रिक्शन टाइप फोर्सेस आ रही है देन यूज इक्वेशन नंबर 3. बहुत हैंडी टूल है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैकेनिक्स में. वर्क एनर्जी थ्योरम से जो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे थे, कुछ होती हैं जो वर्क एनर्जी थ्योरम से नहीं होगी, उनके लिए आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर दीजिए. लिखो इतना, क्वेश्चंस पर आते हैं. अक्षत, कोई डाउट यहां तक? देखो नो अक्षत, सर, तुम कहाँ गायब हो जाते हो भाई बीच बीच में? नेटवर्क चला जाता नेटवर्क चला जाता है? कौन सा, मोबाइल फोन का तुम्हारा? है, इंटरनेट. अच्छा, अक्षत बहुत गड़बड़ियां करने लगा. भाई नोट किया था आप लोगों ने? आपकी स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही है मुझे. ओके ओके. अब दिख रही है. इसके ऊपर क्या लिखा था? ओके, सही तरीके. यशिका, स्कूल में क्या हो रहा है? सर आजकल हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं तो क्लासेस नहीं हो रही हैं. सर लास्ट सिलेबस में क्या हो रहा था फिजिक्स में? सर हमने ग्रेविटेशन कर लिया. ग्रेविटेशन कर दिया. अनवी, आप क्या? यस सर. आपके स्कूल में क्या हो रहा है? सर अभी हम वो एक्सपेंशन वाला चैप्टर कर रहे हैं. थर्मल थर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन. यस सर. थर्मल प्रॉपर्टीज. नम्रा तो भी, नम्रा के स्कूल का तो मेरे पास है. अक्षत, आपके यहाँ क्या हो रहा है स्कूल में? ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन. सो अनवी, ये फ्लूइड डायनामिक्स पूरा कंप्लीट हो गया है? सर अभी डायनामिक्स ने कराया, सर ने भी हाइड्रोस्टैटिक्स ही कराया था स्कूल में. ओके, हाइड्रोस्टैटिक्स के बाद थर्मल प्रॉपर्टीज. उन्होंने डायनामिक्स छोड़ दिया है, वो बाद में करवाएंगे. नोहा, आपके यहाँ क्या हो रहा है? चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन है वो आप ट्राई करो. सो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. A block is placed on top of a plane inclined at 37 degrees. The length of the plane is this. Block slides down the plane and reach the ground. क्वेश्चन लिखिए, फिर साथ में सॉल्व करते हैं.
सो देखो क्वेश्चन लिख लिया होगा आप, एक ब्लॉक है, ये यहाँ रखा है, टॉप से ये बॉटम तक स्लाइड कर रहा है, टॉप टू बॉटम जो सेपरेशन है दैट्स 5 मीटर। यहाँ से ये जहाँ रखा है उसकी हाइट कुछ एच गिवन है। अब आप एच चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, जो राइट एंगल ट्राइंगल, ये 37 दिया हुआ है, आप साइन 37 लिख सकते हो। साइन 37 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 37 होता है 3/5 इज h/5। सो आप यहाँ से h लिख सकते हो, दैट h इज इक्वल टू 3 मीटर। 3 मीटर की हाइट से स्लाइड करता हुआ यहाँ पहुंचेगा। अच्छा, अब आपको मुझे बताना है कि यहाँ जब पहुंचेगा तो ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, एंड दिस वन इज स्मूथ। तो मैंने यहाँ पर दो एक्सप्रेशंस लिखे थे, 2 और 3। अक्षर जरा बताओ मुझे, सेकंड यूज करेंगे या थर्ड यूज करेंगे टू कैलकुलेट वेलोसिटी फॉर पार्ट 1? अक्षर पार्ट ए में सेकंड यूज करेंगे। मुझे बताओगे क्यों सेकंड यूज करोगे, जब फर्स्ट पार्ट जब कह रहा है इसमें कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करे? सेकंड कब यूज करते हैं? हाँ जी अक्षर, सेकंड कब यूज करेंगे आप? जब आपके पास कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना, लाइक फ्रिक्शन वगैरह कुछ एक्ट कर रहा है, या तो नो फ्रिक्शन कुछ नहीं है, स्मूथ सरफेस, सो आप फर्स्ट यूज करोगे। क्या था फर्स्ट एक्सप्रेशन अक्षर? change in kinetic energy plus change in potential energy is equal to 0. change in kinetic energy आप ऐसे लिख सकते हो, final kinetic energy minus initial kinetic energy. change in potential energy is final potential energy minus initial potential energy is equal to 0. अक्षता मुझे एक एक टर्म का वैल्यू बताते जाओ। हाउ मच इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी? बॉडी यहाँ आ गई, कुछ v वेलोसिटी से आ रही है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? यस अक्षत, बॉडी यहाँ तक आ गई, किसी वेलोसिटी से आई होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv²। इनिशियली ये रेस्ट में था, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। असीम मुझे बताओगे जब ये ग्राउंड पर आ जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, अगर ये बिल्कुल ग्राउंड पर ही आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। इट्स mg/0। इनिशियली ये h हाइट पर था, सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज mgh इज इक्वल टू 0। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज हाफ mv²। mgh को आप राइट में ले जाइए, कैंसिलेशंस देखिए, m से m कैंसिल हो जाएगा, so you will get v² जो होगा that is equal to 2gh। so आप यहाँ से v कैलकुलेट कर सकते हो, आपकी वेलोसिटी होगी इट्स रूट ओवर 2gh। so ऐसे आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो which is रूट ओवर 2gh। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इट्स रूट ओवर 2, g की वैल्यू रख दीजिए 10, h3 था, so that's रूट ओवर 60 मीटर पर सेकेंड। तो ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से यहाँ पर आएगा। दैट्स पार्ट ए आंसर। अब पार्ट बी देखो। सो पार्ट बी में सिर्फ इतना चेंज किया है कि पार्ट बी में यहाँ फ्रिक्शन भी आ गया। अब ये रफ सरफेस, फ्रिक्शन भी आ रहा है। सो यहाँ नम्रा मुझे बताओ कि क्या चेंज आएगा कैलकुलेशन में अगर ये फ्रिक्शन भी है, इफ इट इज अ रफ सरफेस? थर्ड इक्वेशन यूज होगी। थर्ड इक्वेशन यूज होगी, सो यू विल यूज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी plus change in potential energy is equal to work done by friction. So देखो, change in kinetic energy और change in potential energy के expression में तो कोई difference नहीं है, सिर्फ friction का work done और add हो जाएगा। तो final kinetic energy पहले की तरह it's half mv², initial kinetic energy 0, ground पर आ गया potential energy 0, ऊपर होगा तो potential energy mgh हो जाएगा, work done होगा fs cos थीटा।
अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये कौन बताएगा? नोहा, फ्रिक्शनल फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, वो फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट होगा? ये ब्लॉक यहाँ आ रहा है ना, ये नीचे स्लाइड करता हुआ जा रहा है, तो उसके ऊपर कुछ फ्रिक्शन एक्ट करेगा अपवर्ड्स डायरेक्शन में, वो फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, नोहा नहीं बताइए, उन्हीं बताओगे जरा फ्रिक्शन कैलकुलेट कैसे होगा? हाँ नोहा, इतना तो सही है, चलो गुड, म्यू एन फ्रिक्शन होगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा नोहा? ये जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ एक्ट करता है, ये नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा इस केस में? इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन हमने पहले भी किया है। हाँ नोहा, इंक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शन क्या होगा? सर mg cos थीटा। mg cos थीटा। देखो ये वेट है, इसके कंपोनेंट्स लेने होते हैं इंक्लाइन प्लेन पर, दिस इज थीटा, सो ये जाएगा mg cos थीटा, और डाउन द प्लेन जाएगा mg sin थीटा। सो नॉर्मल रिएक्शन विल ट्राई टू बैलेंस दिस mg cos थीटा, तो आप लिख सकते हो यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो mg cos थीटा होगा। अच्छा, और cos थीटा है कितना? 37 डिग्री, मतलब बेसिकली इसको मैं थीटा नहीं लिखना चाहिए, 37 है, तो यहाँ भी 37 और यहाँ भी 37, सो दिस इज 37, तो ये 37 डिग्री का एंगल है, mg cos 37 है, mg sin 37। So, अब आपको ये तो 37, इसकी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट बताओ जरा मुझे नोहा, अगर ये यहां से स्लाइड कर कर इस पॉइंट तक आ गया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने अलोंग द प्लेन? यस नोहा, ये स्लाइड कर कर ना टॉप से बॉटम तक आ गया, तो अलोंग द प्लेन इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है? वैसे तो डायरेक्ट डायरेक्ट सीधा सीधा फिगर में ड्रॉ किया हुआ है, फिर भी देख के बताओ कितना होगा। Five. 5 मीटर ना, सो इट विल बी 5 मीटर। यस उमर, सही था आपका। अच्छा अब एक बात बताओ, फ्रिक्शन मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है, डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शन ऊपर एक्ट कर रही है, सो व्हाट इज एंगल बिटवीन फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट? फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा? 180 मतलब 0 180, सो जो थीटा है दैट्स 180, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो दैट्स हाफ mv स्क्वायर minus mgh, friction is mu mg cos 37 degree, displacement is 5 into cos 180। देखो एक तो m जो मास है ये सारी टर्म से कैंसिल हो जाएगा, so you're left with only v square by 2 minus g। यशिका h कितना था? यशिका h कितना था हाइट? Sir, 3 meters. 3 meter, so it's mu which is 0.0.25 into g which is 10, cos 37 is 4 by 5 into 5, cos 180 is -1, g की वैल्यू 10 रख देते हैं, सो एक वेरिएबल है v, वो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, जिसमें सिर्फ एक ही बॉडी है जिस पर लगाना है। यूजुअली आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें मल्टीपल बॉडीज होंगी, सो जब आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो एक बॉडी की आप काइनेटिक एनर्जी नहीं कैलकुलेट कर रहे हो, आप मल्टीपल बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो। चलो इतना लिखना शुरू करो, जल्दी लिखना प्लीज थोड़ा सा, अभी तो बहुत क्वेश्चन है। यस यस,
अक्षत क्लियर है ये? यस सर, एक बार नीचे स्क्रॉल कर सकता हूँ? चलिए मैं भी करता हूँ। ये लिख लिया ना आप लोगों ने इतना? देखो अगर ये टेक्निक समझ में आ गई, फिर एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल और हम साथ में करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग खुद सॉल्व करना शुरू करो। सर स्क्रॉल अप कर दीजिएगा। करो। हो गया? ओके सर। चलिए नोट किया आपने, नेक्स्ट देखिएगा। सेम कॉन्सेप्ट, सर ये अलग आंसर। है नोट। अच्छा अच्छा अच्छा। स्क्रॉल करूं इसे? यस सर। चलिए क्वेश्चन लिखे। अगर आप लिखना ना तो यहाँ से लिखना प्लीज, ऊपर का तो फिजूल कर दिया एनसीईआरटी, बहुत सारी चीजें। और क्वेश्चन लिखते लिखते ना आप ये सोचने की कोशिश करना है कि इसमें आपकी कितनी बॉडीज हैं, जो दो एक्सप्रेशंस हैं, एक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और एक वॉक डन वाला भी, उन दोनों में से आप एग्जैक्टली यूज कौन सा करोगे?
देखिए आपको एक स्प्रिंग दी हुई है, और ये कार ले लो, दिस इज कार ऑफ 1000 kg, ये कार मूव करेगी, ये इनिशियल है। इनिशियली कार इज मूविंग सम वेलोसिटी, मींस कार की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, स्प्रिंग रेस्ट में ना कंप्रेस हो रही है ना स्ट्रेच हो रही है, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं। ये कार स्प्रिंग के साथ कोलाइड कर जाती है एंड ड्यू टू कोलिजन ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है। स्प्रिंग में कंप्रेशन आ गया एक्स और कार रेस्ट में हो गई। दिस इज द फाइनल कंडीशन। सर ये रिपीट कर दीजिए अभी जो आपने बोला। जी, ये स्प्रिंग है विच इज अनस्ट्रेच पोजीशन में, ना कंप्रेस्ड हो रही है ना एलोंगेट हो रही है, कार मूव कर रही है विद वेलोसिटी v। ये कार स्प्रिंग से कोलाइड कर जाती है और कोलिजन की वजह से स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है, स्प्रिंग कंप्रेस कर गई बाय एन अमाउंट x। दिस इज द फाइनल पोजीशन। ओके सर। अब वो आपसे कह रहा है यहाँ देखो कोई फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है, सो दैट मींस आप सिंपली यही यूज करोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। करने को तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो कि कार की काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, एक लाइन में ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जैक्ट मेथड आना चाहिए, क्योंकि अगर उसने फ्रिक्शन रख दिया तो फिर प्रॉब्लम आएगी। वैसे डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, वन लाइन में सॉल्व हो गया। लेकिन अगर इसी में उसने फ्रिक्शन दे दिया ना, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। फ्रिक्शन दे रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दे रहा है, तो आपको ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। अब आपके सिस्टम में दो बॉडीज हैं, कार भी है और स्प्रिंग भी है, स्प्रिंग भी है और आपके पास कार भी है। तो जब आप ये लिखते हो ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार। जब फाइनल लिखते हैं तो सबकी फाइनल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप ऐसे लिख सकते हैं कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कार प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कार प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू 0। सो देखिए जब आप अप्लाई करोगे, कार कोलाइड कर रेस्ट में आ गई, सो कार की फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। स्प्रिंग तो यार पहले भी रेस्ट में थी, बाद में भी रेस्ट में, तो स्प्रिंग की तो फाइनल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी 0 ही होगी। कार इनिशियली मूव कर रही थी, सो कार की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। स्प्रिंग आपकी इनिशियली भी रेस्ट में थी, तो इनिशियल इज 0। अच्छा मुझे ये बताओ जरा सा, उन्हीं कार की काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी, कार कौन सा एक्सप्रेशन यूज करोगे फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार? हाँ जी उन्हीं, कार की पोटेंशियल एनर्जी के लिए कौन सा एक्सप्रेशन यूज करोगे? यशिका आप बताओ कौन सा एक्सप्रेशन यूज करोगे फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार? क्या हो जाता है अनवी, कार के लिए कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे फॉर पोटेंशियल एनर्जी? हाँ नम्रा का सही आंसर mgh। कार के लिए आप जो एक्सप्रेशन, दो ही तो एक्सप्रेशन Yes, आपने sir. पढ़े हैं पोटेंशियल एनर्जी का, एक आपने mgh पढ़ा है, एक आपने स्प्रिंग के लिए पढ़ा है हाफ की x²। कार कोई ऊपर तो जा नहीं रही वर्ड्स वाई एक्सिस के अलोंग, तो कार की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। स्प्रिंग की बताओगे x अमाउंट से कंप्रेस हो गई, यशिका स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? यशिका Sir? स्प्रिंग, यस स्प्रिंग कंप्रेस हो गई बाय एन अमाउंट x, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? नहीं, सर हाफ के x²। हाफ की x²। स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है ना, पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ की x² माइनस इनिशियली आपकी जो कार थी वो किसी हाइट पे तो गई नहीं थी, पोटेंशियल एनर्जी 0। इनिशियली आपकी स्प्रिंग अनकंप्रेस्ड थी, तो 0 व्हिच इज इक्वल टू 0 है। वही काम तुम्हें खुद देखिएगा कि हाफ mv² हाफ के x² से इक्वेट हो जाएगा। लेकिन ये इतना आपको लिखना आना चाहिए, अगर आप
फ्रिक्शन के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं इज इक्वल टू 0। सो आप लिख सकते हैं कि हाफ के एक्स स्क्वायर जो होगा दैट्स हाफ एम वी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो यू हैव के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। सो आप लिख सकते हो कि आपका जो एक्स स्क्वायर होगा दैट्स एम वी स्क्वायर बाई के। सो आपको x मिल गया, इट्स रूट ओवर एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। सो ऐसे आप निकाल सकते हैं एक्सटेंशन या कंप्रेशन जो भी होगा इसके अंदर दैट इज रूट ओवर एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। चलिए इतना लिख लीजिए। ये क्लियर है सबका? नुआ, असीम, कोई डाउट इसमें? नो सर अभी तो नहीं। अक्षत, अक्षत हुआ ये? सर ऑलमोस्ट एक, आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हो एक बार। हम्म। अभी इसमें ना एनसीईआरटी ने 2 क्वेश्चंस बैक टू बैक दिए। एक और थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटेड है, इसी में कुछ चेंज कर कर नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, उसे भी डिस्कस करते हैं। डन सर। नेक्स्ट देखिए, इसी में ना एनसीईआरटी ने नेक्स्ट एग्जांपल जो दिया है उसको लास्ट जो आपने प्रीवियस एग्जांपल किया है उसी में चेंज किया है। तो ये 6.9 जो कह रहा है ये बेसिकली 6.8 है, ये एनसीईआरटी में टाइप है बेसिकली 6.8। जो आपने लास्ट एग्जांपल किया उसी में कह रहा है कि चेंजेस कर दो। इसको पढ़ो, क्वेश्चन लिखो और मुझे बताओ चेंजेस क्या आएंगे। इसको पढ़िए और मुझे बताइए कि क्या चेंजेस आएंगे। फ्रिक्शन इन्वॉल्व है नंबर। सो अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व है नोहा तो क्या लगता है क्या चेंज आएगा कैलकुलेशन में? अगर आपके
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अब अप्लाई कर रहे हो और फ्रिक्शन भी आ जाए? यस नो? क्या चेंज आता है कैलकुलेशंस? गुड नंबर। सर कार की वेलोसिटी कम हो जाएगी ना इसमें? हाँ, कैलकुलेशंस में क्या चेंज आएगा? कैलकुलेशन में सर जो हम लास्ट में 0 लिख रहे थे इसकी जगह वो यस, लिखना इंस्टेड पड़ेगा ऑफ 0 आप लिखोगे वॉक्ड देन बाय। बाय जो भी आपकी फोर्स है, लाइक इफ इट इज फ्रिक्शन then this would be walked in by friction. So change in kinetic energy plus change in potential energy would be equal to walked in by friction. तो एक walked in by friction और आप लिखना शुरू करो, ये changes आएंगे calculations के, बस इतना change आ रहा है। अब आप लिखना शुरू कर दो इसे, change in kinetic energy होगा, it's like ये वाली जो equations है ना, ये तो सब same रहेंगी, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सब same रहेगा, सिर्फ इस 0 की जगह आप walked in by friction लिख दो। सो अगर मैं इसको एज इट इज लिखूं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, सो इट वाज, देखो क्या आया था, -12mv² प्लस हाफ kx²। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं प्रीवियस में, -12mv² प्लस हाफ kx²। वर्कड इन बाय फ्रिक्शन होगा Fs cos थीटा। फिर से फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी अक्षत? फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे? अक्षत फ्रिक्शनल फोर्स कैसे आएगी? म्यू है ना, और यहाँ n कितना हो जाएगा, फ्लैट सरफेस, सो इट विल बी इक्वल टू म्यू एच। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया। डिस्प्लेसमेंट वुड बी इक्वल टू x, डिस्प्लेसमेंट x हो जाएगा। देखो फ्रिक्शन वही फोर्स तब तक एक्ट करेगी जब तक ये स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, सो योर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू x। थीटा जब आप लोगे, सो योर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, लाइक ये डिस्प्लेस राइट में हो रही है एंड फोर्स इज एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज fx cos 180, थीटा इज 180 डिग्री। सो आप जब सारा सब्स्टिट्यूशन करोगे, -12mv² प्लस हाफ kx², force is mu mg x multiplied by cos 180। सो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी x में, you can get the value of x। सो जैसे ही फ्रिक्शन आना शुरू हो जाए, इंस्टेड ऑफ 0 राइट साइड वाली इक्वेशन में 0 की जगह आपको ये वर्क डन का एक्सप्रेशन दिखना शुरू हो जाए, इसे लिख लीजिए, ये चेंज आ जाता है। सर मुझे सेकंड स्टेप के बाद बता दीजिए। ये फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करने का, फ्रिक्शन होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन mg होता है। ओके सर। डिस्प्लेसमेंट जितना कंप्रेस हो रही है उतना डिस्प्लेसमेंट कवर करिए। यशिका क्लियर है? तो सर पर इसमें हमने एस एक्स कैसे हुआ? तो सर हाँ, हाँ। ये लिखा क्या कह रहे हो वसीम? सर s इज इक्वल टू x को लिखा। देखिए फ्रिक्शन, पहले ये स्प्रिंग इस पोजीशन पर थी और फिर उसके बाद स्प्रिंग कंप्रेस हो सर जाती मतलब जितना फ्रिक्शन लगाया वही। है। नहीं सुनो, आप डिस्प्लेसमेंट कार का उस इंस्टेंट से लोगे जब इस कार ने स्प्रिंग को साथ कोलाइड हुई, जी सर। और जब तक ये कार रेस्ट में आ जाती है, यहां से लेकर यहां तक कार ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना है, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। जितनी स्प्रिंग कंप्रेस हुई एग्जैक्टली उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू x। कार का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यहां से लेकर यहां तक का कार का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज इररिलेवेंट, जी क्योंकि यहां से यहां तक स्प्रिंग इन्वॉल्व नहीं, रिलेवेंट बस इस पोजीशन पे। यस, दोनों क्लियर है यशिका? यस सर। अच्छा, ये दो क्वेश्चंस है, मतलब इन दो क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपके समझ में आ जाता है। अब मॉडिफिकेशंस देखिए, इसमें मॉडिफिकेशंस क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो,
सेम लॉजिक होगा बट थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई होता चला जाएगा। एक ब्लॉक है, block of mass m strikes a light pan fitted with vertical spring after falling through a distance edge. If stiffness of spring is K, find maximum compression. देखो इतने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया, आप लोगों से एक भी नहीं सॉल्व कराया। इसको आप सॉल्व करके देखो। मैं इसमें हिंट आपको दे रहा हूं कि इनिशियली ये ऐसे स्प्रिंग रखी हुई है, ये स्प्रिंग ऐसी है अनस्ट्रेच्ड, ये मास m रखा है एट अ हाइट एज, ये मास गिरता है तो ऑब्वियसली स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, स्प्रिंग कुछ कंप्रेस हो गई बाय एन अमाउंट x और ये मास यहाँ आ गया। ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस गिवन है। एक आपको गिवन है इट्स mg/k, सेकंड आपको गिवन है 2mg/k रूट ओवर, सी आपको गिवन है mg/2k और डी कुछ ऐसा लिख लो, इट्स mg/k इट्स रूट ओवर 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 2kh ओवर mg। क्वेश्चन लिखो और देखो, मतलब जितना सिखाया है बस देखना चाह रहा हूँ तू सीखता ही कितना हो। कुछ लिखा, स्क्रॉल करूं पर कुछ चीजें तो आपको ऑप्शंस देखकर समझ में आता है कैसे सॉल्व करना है। सर स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव? स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूँ।
कुछ आया किसी का आंसर? अनवी कोई ऑप्शन नहीं है? लोहा नहीं हो रहा? हुआ कुछ? एक न्यूमेरिकल दे दो ना, उसके बाद बताओ पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई किसी का सर जवाब ट्राई कर रहे हैं ट्राई कर रहे हैं, करिए। हाँ जी अक्षत। सर कर रहा हूँ। देखो फिगर भी मैंने बना के दे दी। नम्रा गड़बड़ आ रहा है। मैं खुद ही सॉल्व करूंगा। क्या हुआ यशिका, नहीं हो रहा? सर ट्राई कर। अच्छा जब नहीं हो रहा हो सॉल्व तो मुझे बताओ यशिका, अब ट्राई कर रही हो या बस हो गया? सर अब नहीं हो रहा और अब नहीं हो रहा मैं हो। ट्राई कर रहा हूँ। कर रहे हो ट्राई। हो गया। और इसका लोहा क्या हाल है, हो रहा है नहीं हो रहा? चलो साथ में सॉल्व करते हैं। बहुत देखो इसमें जो प्रॉब्लम होती है ना, पहले क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। ये बताओ कि इसमें कौन सा एक्सप्रेशन आप यूज करोगे, फर्स्ट या सेकंड? एक हमने किया था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और एक था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन। बताइए कौन सा एक्सप्रेशन यूज करें? क्या लगता है आप लोगों को, फर्स्ट वाला यूज करोगे जब जीरो था या वर्क डन लेना पड़ेगा? हाँ जी अक्षत।
नहीं नुहा, गलत सोच रहे हैं आप। हाँ, क्या लगता है मुनीब, कौन सा एक्सप्रेशन यूज करोगे फर्स्ट? इसमें जीरो था या वर्क? फोर्थ ऑप्शन देखना था क्या लिखा था उसके अंदर। मुनीब, हो तुम क्लास में? Yes, sir. हाँ, बताओ मुझे कौन सा एक्सप्रेशन यूज करोगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन? नहीं अनवी, गड़बड़ है। मतलब आप जो कर रही हो बहुत कॉमन मिस्टेक है। असीम तुम्हारा सही आ रहा है, देखो सर। Sir, work done by non-conservative. लेकिन यहाँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, मुझे लगा कि इसको सॉल्व करके यही आएगा, इसलिए मैंने लिखा। यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स है ही का। ठीक है नोहा, आप सही आ रहा है आपका। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का है, देखो ब्लॉक गिर रहा है, पहले तो यही डिसीजन गलत हो जाता है। हाइट एज से गिर रहा है तो कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होगी? पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी कौन सी इन्वॉल्व होगी मुझे बताओ। अगर ये गिर रहा है तो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है? ग्रेविटेशन। और एक स्प्रिंग दी हुई है, स्प्रिंग कंप्रेस होगी, तो जब स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग इन्वॉल्व होगी? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। कहीं फ्रिक्शन नहीं है, कहीं विस्कोसिटी नहीं है, तो आप स्टार्ट तो यहीं से करो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो। एक बात बताओ, इनिशियली मास रेस्ट में था, स्प्रिंग रेस्ट में थी, फाइनली मास भी रेस्ट में आ गया, स्प्रिंग भी रेस्ट में आ गई, इनकी इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जीज कितनी होगी? लॉजिक समझ में आ रहा है? इनिशियली मास भी रेस्ट में था, स्प्रिंग भी रेस्ट में थी, फाइनली मास भी रेस्ट में आ गया, स्प्रिंग भी रेस्ट में आ गई, इनकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ। पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है जहां से आप हाइट वो मेजर जो करें। आपने जीरो लिखा एक बार फिर से बता दीजिए। मास इनिशियली रेस्ट में था, स्प्रिंग भी रेस्ट में थी, बाद में भी मास रेस्ट में, स्प्रिंग रेस्ट में, सब काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो होगा ना, सब कुछ रेस्ट में। ओके सर, मैं Initial. सर वो सोचा था कि स्ट्राइक हो रहा है तो मोशन में। स्ट्राइक करने के बाद तो रेस्ट में आ गया ना, ये इनिशियल है फाइनल। अब इशू आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे मेजर करोगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस पॉइंट चूज करना होता है। सो मैं इस पोजीशन को रेफरेंस चूज तो आप किसी को भी कर सकते हो, ऐसे नेचुरली जब आप स्टार्ट करते हो तो आप इसको चूज करना चाहते हो, लेकिन इसको चूज करने में प्रॉब्लम ये कि स्प्रिंग की ना लेंथ नहीं पता। इसे ना चूज करो, इसे ग्राउंड को चूज करोगे तो mgh में h ही नहीं मिलेगा। सो बेस्ट ये होता है कि आप इसे चूज कर लो, इस वाले को रेफरेंस चूज करो। सो इसमें मैं ऐसे लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, और ये जीरो आ जाएगा क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं। अब यहां देखो, मास ये जीरो है जहां से हाइट मेजर कर रहे हैं। यशिका बताना मुझे यहां से यहां तक कितनी टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया होगा मास ने? सर h+x। h+x, वेरी गुड। सो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी मास की होगी mg h+x। भाई रेफरेंस पॉइंट के कंपेरेबल h+x नीचे जा रहा है, तो ये होगा mg h+x। अब मुझे सिर्फ ये और बता दो, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? हाँ जी यशिका। सर नेगेटिव। क्यों? सर क्योंकि डाउनवर्ड है। वेरी गुड, रेफरेंस पॉइंट से नीचे जा रहा है, माइनस ऑफ mg+x। अब इसके बाद प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग कितनी अमाउंट से कंप्रेस हुई है नोहा? स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना आया? पहले स्प्रिंग यहां थी, अब स्प्रिंग यहां पहुंच गई, कितना कंप्रेशन आया स्प्रिंग? अजी नोहा, x कंप्रेशन है, तो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी हाफ kx²। इनिशियली आपका मास इस पोजीशन पर था, उन्हीं अगर मास इस पोजीशन पर है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है मास की, अगर मास यहाँ रखा हुआ है? Sir, mgh. ओ, ये रेफरेंस पॉइंट है जहां से हाइट मेजर कर Sir, 0. रहे हो। अक्षर, इनिशियली स्प्रिंग ना आपकी स्ट्रेच हो रही थी ना कंप्रेस हो रही थी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी
इस केस में Sir, 0. 0 which is equal to 0. तो आप लिख सकते हो minus of mgh minus of mgx plus half kx square will be equal to 0. So this is a quadratic equation in x. आप ऐसे लिख सकते हो ax square plus bx plus c equal to 0. यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं. जब आप सॉल्व करेंगे you will get this answer. So टाइम ओवर हो गया है, वरना मैं इसे सॉल्व करता. इसको आप करके देखो. क्वेश्चंस उठाओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के, और यही मेथड होगा सॉल्व करने का. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0. और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में प्रॉब्लम हमेशा रेफरेंस पॉइंट होता है. तो बहुत ढंग से पहले रेफरेंस पॉइंट चूज किया करो कि तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट है कहाँ, जिसके रिस्पेक्ट में हाइट्स ले रहे हैं. इतना लिख लीजिए. सो नेक्स्ट क्लास मंडे, हो सकता है आपका सैटरडे से, है ना? सर आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सैटरडे ना आपका ट्यूटोरियल हो सकता है. मतलब जो ट्यूटोरियल आपका वेडनेसडे हुआ करता था, क्योंकि मैंने वेडनेसडे क्लास लेनी शुरू कर दी है, तो ट्यूटोरियल में भी आपका सैटरडे शिफ्ट हो जाए. तो निष्कर्ष में भी आपको कल मॉर्निंग तक इन्फॉर्म कर देंगे. इतना लिखा आप लोगों ने? Yes, sir. Okay, so let's stop here. यस. So Monday will start collision. ये पोर्शन कंप्लीट हुआ, एक दो न्यूमेरिकल्स और करना है, then we'll start with collision.